हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी एक-एक दिन बीत रहा है, ठीक है? एग्ज़ाम के पास को हम जा रहे हैं धीरे-धीरे। आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, यही आशा मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का जो सहयोग कर रहा हूँ, मैं भी बहुत अपने जी-जान से कर रहा हूँ, ठीक है? रात-रात भर बैठ के अलग-अलग बुक से नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इनका फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। और दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इसको, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपने रिव्यू भी दिया कीजिए अपने मेरी वीडियो पर, कि अच्छी लगी ही, कैसी लगी, ठीक है? कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो क्या है? अगर आप लोग बताएँगे तो हम सुधार करने की और कोशिश करेंगे दोस्त, ठीक है? तो शुरू करते हैं दोस्त, जैसे कि आज हम शुरू करते हैं, पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं, है नी? तो जैसे कि पहला है पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी? तो जो पश्चिमोत्तर भारत में, हालाँकि ये वाला पार्ट मैं कल भी पढ़ा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें, ये थोड़ा कुछ पार्ट है, बाकी नीचे से चेंज है। तो पश्चिमोत्तर भारत में आप लोगों को याद होगा कि उसकी जो सिकंदर की विजय के कारण क्या थे? तो उस समय भारत में कोई केंद्र सत्ता नहीं थी, ठीक है? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि जो मगध साम्राज्य था, एक पावरफुल साम्राज्य था, तो उसने भी साथ नहीं दिया था, ठीक है? कि सिकंदर को रोका जा सके। और कोई ऐसा नहीं था कि हाँ, भी एक इंसान होता है ना, पूरा लेके चलता है सभी को साथ में, केंद्रीकरण होता है, तो केंद्रीकरण की उसमें नहीं था। उसकी फ़ौज बेहतर थी, सिकंदर की फ़ौज भैया बेहतर थी, ठीक है? उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, जो देशद्रोही शासक थे कुछ, तो उनसे, जैसे कि आम्बिक का मैंने कल भी आपको चर्चा की थी, तो इसी बारे में था। तो उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? तो पुरु या पोरस कहते हैं। और झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था भाई, है नी? जो इनका राज्य था वो। देखो दोस्त, आज शुरू यहाँ से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अगर काल की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो 321 से 184 ईसा पूर्व तक है। 321 से 184 ईसा पूर्व, ठीक है? बीसी, बीसी तक है। जैसे कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है? और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से या विष्णुगुप्त की सहायता से। जैसे मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को डैश तथा डैश कहा गया है, तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है दोस्त? तो मुद्रा राक्षस में विरसल तथा कुलहीन। तो विरसल तथा कुलहीन एक लेख है भाई, मुद्रा राक्षस, उसमें क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित पुस्तक कौन सी थी? तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त भी आ सकता है, इसके नाम भी पूछ लेते हैं चाणक्य के, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है? तो द्वारा मौर्य काल में रचित पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र थे। क्या है दोस्त? अर्थशास्त्र। देखो, ये इकोनॉमिक्स वाली अर्थशास्त्र नहीं है, ये पूरी टोटल इसके अंदर राजनीतिक चीजें थी, ठीक है? राजनीतिक व्यवस्था थी इसके अंदर। आगे देखते हैं, जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो पूछता है कि बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के जो पुष्टि करता है, कौन करता है दोस्त? तो जैन एवं तमिल साक्ष्य भी पुष्टि करते हैं। डैश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्य गुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो जो एक राज्यपाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, पुष्यगुप्त, ठीक है? उसने बांध का निर्माण कराया था। तो वो कौन से उससे मिलता है भाई? अभिलेख से, जूनागढ़ के अभिलेख से। रुद्रदामन जी ने लिखा था ये, रुद्रदामन का था एक जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है भैया? आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग में शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया था। कब परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को कब परास्त किया था? 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था, ठीक है दोस्त? अशोक के अभिलेखों को नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे कहा गया है। तो जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, उसमें उसको किस किस नाम से पुकारा गया है अशोक को? तो देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय या देवानाम पिय, देवानाम देवानाम पियदसी,
देवानाम प्रियदर्शी भी कहते हैं, प्रियदर्शी भी कहते हैं, जो आपको मिले वो लगा देना दोस्त। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है दोस्त? अशोक वर्धन। बढ़िया क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों में डैश नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों में किस अधिकारी का नाम मिलता है दोस्त? रज्जूक। रज्जूक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों, मतलब जो व्यापारियों का कारवा होता था, काफिला होता था, तो उनको किसकी संज्ञा दी गई है? सार्थवाह है। क्या कहा गया है भाई उनको? उनको कहा गया है सार्थवाह है। ठीक है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? अगर आपसे पूछा जाए कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण मूलतः किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। ठीक है। और मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जो मौर्य काल के जितने भी स्तंभ हैं, ठीक है, वो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। पूछ सकता है दोस्त कि बताइए मौर्य कालीन जो स्तंभ है वो किससे निर्मित है? चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं, तो किससे लिखे गए हैं दोस्त? अशोक के अभिलेख जो दोस्त लिखे गए हैं ब्रह्मलिपि और प्राकृत लिपि, प्राकृत लिपि या ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं दोस्त, या फिर कुछ दो तीन अलग से हैं, जैसे कि सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी तथा मानसेरा अभिलेखों को खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। ध्यान रखेंगे कि अशोक के किस अभिलेख को खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों को खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। आगे देखते हैं सरेकूना। सर-ए-कूना अभिलेख द्विभाषी ग्रीक आरमाइक में है। तो जो भाई सरेकूना है, जो अभिलेख है सरेकूना, वो कैसा है? द्विभाषी है, ग्रीक और अरमाइक लिपि में इसको लिखा गया है। ठीक है दोस्त। प्राचीन काल में खरोष्टी लिपि जो प्राचीन काल में खरोष्टी लिपि थी, डैश से डैश लिखी जाती थी। तो किधर से किधर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि हमारी? तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी हमारी खरोष्टी लिपि दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। तो अशोक के कौन से शिलालेख से? कलिंग युद्ध के, जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध के बाद। तो कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य किससे मिले हैं? 13वें शिलालेख से मिले हैं दोस्त। 13वां वृद्ध शिलालेख है दोस्त, है नी। कलिंग युद्ध की घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। तो कलिंग युद्ध की घटना अशोक के शासनकाल में कब हुई थी भैया? उसके 8 वर्ष के बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। कब? 261 ईसा पूर्व में। इसको भी याद रखेंगे। अशोक के किस वृद्ध शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है? मतलब सभी संप्रदायों को मानने वाला था, सभी संप्रदायों का आदर करता था अशोक। तो कौन से में दोस्त? 12वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के कौन से शिलालेख से पशु बलि निषेध का वर्णन है? तो पशु बलि, जिसमें पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी भाई, इस पर रोक लगाई थी। तो प्रथम शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य, जो धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? तो जो मौर्योत्तर युगीन राजवंश था, सातवाहन के समय के अभिलेख से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है। किसमें मिलता है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन दोस्तों? तो मेगास्थनीज की इंडिका के अंदर जो पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन मिलता है। और मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार ही पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियां द्वारा होता था। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन क्या होता था? 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा। कुल समितियों की संख्या थी 6। तो कितनी समितियां थी दोस्त? 6। और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। तो 5 अंग 30 सदस्यों द्वारा होता था दोस्त। मेगास्थनीज ने तात्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। तो पूछ लेता है, जो भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने श्रेणियों में विभक्त किया है? तो 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष था। सीता मतलब जो भूमि की देखरेख करता था, भूमि पर टैक्स लेता था।
तो कृषि भूमि के अध्यक्ष को कहा जाता है सीता भूमि अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं मौर्य काल में अग्रोनोमोई। मौर्य काल में अग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? तो अग्रोनोमोई कहा जाता है जिले के अधिकारी को। मौर्य काल में अग्रोनोमोई किसे कहा जाता था दोस्त? जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष का क्या अर्थ था? मतलब एक अधिकारी होता था शुल्काध्यक्ष, तो शुल्काध्यक्ष का क्या अर्थ होता था? व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलना। जो व्यवसाय और व्यापार पर कर वसूलता था उसे कहते थे क्या दोस्त? शुल्काध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं खानों का नियंत्रण करता था। जो खान वगैरह निकलती हैं, जो माइनिंग वगैरह होती है, तो उसका अध्यक्ष कौन था? आकाराध्यक्ष। क्या नाम था उसका? आकाराध्यक्ष। आकाराध्यक्ष। ठीक है, आकाराध्यक्ष। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य, जो मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य डैश के द्वारा किया जाता था। तो कौन करता था भाई मौर्य काल में राजस्व एकत्रित? तो समाहर्ता। क्या कौन करता था दोस्त? उसे कहते थे समाहर्ता। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था भैया? तक्षशिला। भारत आए यात्रियों का कालक्रम, इस कालक्रम को पूछ लेता है कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आया था भारत मैगस्थनीज। कौन आया था भाई? मैगस्थनीज। फिर फाहियान आया, फिर ह्वेनसोंग और फिर इत्सिंग। ज्यादातर इन तीनों का पूछता है कि इन तीनों में सर्वप्रथम कौन आया था? तो फाहियान, ह्वेनसोंग, इत्सिंग, और सबसे पहले आया था मैगस्थनीज। ठीक है, आगे देखते हैं गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाण कहां से मिलता है भाई कि गुजरात जो था मौर्य साम्राज्य के सम्मिलित था? तो यह साक्ष्य या यह प्रमाण कहां से मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। कहां से मिलता है दोस्त? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली है? अगर बात करते हैं दोस्त क्या किस चीज की? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली है? तो कालसी, एक उत्तराखंड में जगह है कालसी, वहां से इसके शिलालेखों की एक प्रति मिली है। टॉलेमी फिलाडेल्फस, टोलमी भी कहते हैं, टोलमी फिलाडेल्फस तुर्मे, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहां का शासक था? भाई देखो शासक पूछ लेता है, इंपोर्टेंट यही है। ये पूछा गया, एक आधा और पूछा गया, मैंने 5 लोगों से इसका संबंध था, तो वो मैंने लिख दिए हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो टोलमी फिलाडेल्फस तुर्मे, फिलाडेल्फस तुर्मे कहां का शासक था भाई? मिस्र का शासक था। ऐसे ही एक शासक है एंटियोकस सेकंड, एंटियोकस सेकंड थियोस, तो ये था भाई सीरिया का शासक। एंटियोकस कहां का शासक था? सीरिया का। तुर्मे या तुलमे, टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस कहां का शासक था? मिस्र का, मैंने बता दिया। अंतकीनी या एनिकीनी कहा जाता है इसको, तो एंटीगोनस गोनातास भी कहा जाता है, मकदूनिया का शासक था। मग, मग कहां का शासक था? ये भाई साइरीन का शासक था, साइरीन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अलेक्सुंदर या अलेक्जेंडर, एपिस का शासक था। कहां का शासक था? एपिस का शासक था। एपिस या एपाइरस, एपिस भी कहते हैं या एपाइरस भी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट, डैश स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो किसकी पुस्तक में किस अभिलेख से पता चलता है कि प्राचीन काल में दास्तां नहीं थी? तो भाई मैगस्थनीज ने कहा है कि प्राचीन काल में दास्तां नहीं थी। फिर क्या था भाई? मैगस्थनीज ने कहा है कि समाज को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। दार्शनिक थे, कृषक थे, योद्धा थे, कारीगर थे, पशुपालक थे, निरीक्षक थे और मंत्री थे। ये 7 भागों में बांटा है। किसको भाई? जो हमारे समाज को बांटा है, प्राचीन काल के समाज को। किसने? मैगस्थनीज ने। ध्यान रखना, इंडिका का मूल लेखक था, तो इंडिका किसने लिखी थी भाई? मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर मतलब
पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो मनुस्मृति में कहा गया है भाई, अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो वाइफ शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी की वाइफ मर जाए वो कितनी भी शादी कर सकता है। ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम है दोस्त, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, कुछ अभिलेखों में, विदेशी लेखों में मिला है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का मिला है अमित्रघास, अशोक का मिला है पियदसी, और चाणक्य का मिला है विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दी में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो ईसवी सन के पूर्व, जब ईसवी शुरू होती है उससे पहले कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था पर ध्यान दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और दोस्त अशोक ने दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में इसने इसको पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल, और जल्दी ही हम 4 से 5 दिन के अंदर ये हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, 4 से 5 दिन के अंदर पॉलिटी खत्म कर लेंगे। आज बायोलॉजी की क्लास आपको और मिलेगी एक दोस्त, कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी क्लास मिल जाए। ठीक है, कोशिश नहीं, देखेंगे, डाल ही देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।